Assalamu alaikum. How are you, students? How you are fine? So today's video is about cell structure and function, which is class 11 biology first chapter, and this class is about MDCAT session in which we discuss the most important MCQs related to PMC syllabus and most important repeated MCQs. So if you are a student of MDCAT, please subscribe the channel so that you can get the further next lectures. And it is also for FSC student because there are 17 MCQs in the FSC exam. So if you go through this lecture, you can solve it very easily. Maybe these MCQs will be asked in your FSC exam, because this year the pattern will change to conceptual portion. The ratio of conceptual questions is more than the application based questions, so you can also get benefit from this lecture. So let's start our topic, which is the first topic is सेल वॉल. इस वीडियो में मैं बेसिकली थोड़ी स्पीड से आपको समझाऊंगा, बिकॉज ये एक MCQs हैं. पहले मैंने ये सोचा था कि आपके साथ ये लेक्चर शेयर कर दूं, ये नोट्स शेयर कर दूं, बट ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो हैंड रिटन नोट इजीली समझ नहीं आते किसी दूसरे के बने हुए. सो आई थॉट कि आपके साथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन की जाए इनकी, so that you can understand it well. So first of all, the topic is cell wall. Cell wall, outermost boundary of plants, algae, fungi and fungi like protist. All of these, ये एक MCQs है फर्स्ट पे. ये all इन सब के outermost boundary जो है वो cell wall है. प्लांट्स की भी, algae की भी, fungi की भी और fungi like protists की भी. उसके बाद सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल्स में और प्रोटोजोन्स में. प्रोटोजोन्स के ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, दीज आर कॉल्ड प्रोटोजोन्स. प्लांट सेल वॉल, 3 लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल आ गई हैं. प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज मिडल लैमेला. प्राइमरी सेल वॉल क्या है? एवरी प्लांट, हर प्लांट में होगी प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है, ये MCQs आप नोट डाउन कर लें. हर प्लांट में प्राइमरी सेल वॉल होगी. प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्ट, प्लांट के स्टार्ट से ही प्रेजेंट होती है. जब वो बनना स्टार्ट होता है तब से, स्टार्ट से ही वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है. थिकनेस इसकी 1 to 3 माइक्रोमीटर है. रिलेटिवली जो है वो थिन है. किसके कंपेरेटिवली बता रहे हैं थिन है? सेकेंडरी सेल वॉल के. सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो थिक है और प्राइमरी सेल वॉल जो है वो थिन है. उसके अलावा इलास्टिक है. प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इलास्टिक है, जबकि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो रिजिड है. उसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल देखने फॉर्म व्हेन सेल अटेन मैक्सिमम साइज. जब प्लांट के सेल का साइज जो है वो मैक्सिमम अटेन हो जाता है, तब सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो एग्जिस्ट करती है, बनती है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, सिक्रेटेड बाय साइटोप्लाज्म. MCQs के इंसक्लेरन कैमसाइज में प्रेजेंट होती है सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, थिकनेस इसकी 5 to 10 माइक्रोमीटर. रिजिड स्ट्रक्चर है. कंपोजिशन देख लें प्राइमरी सेल वॉल की, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन. लोकेशन देख लें सेकेंडरी सेल वॉल की, बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्राइमरी सेल वॉल साइटोप्लाज्म टू नेक्स्ट जो है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है. सॉरी, साइटोप्लाज्म टू नेक्स्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है, और उसके बाद जो है वो प्राइमरी सेल वॉल है. ठीक है, ये जो फर्दर सेल वॉल्स बनती हैं वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड पे बनती हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये देख लें आप, प्राइमरी सेल वॉल आउटर मोस्ट है, उसके इनर मोस्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड द मिडल वन इज सेकेंडरी सेल वॉल. ठीक है, कंपोजिशन देख रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल की, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, लिग्निन है. वुड स्ट्रक्चर जो देता है मटेरियल वो लिग्निन होता है. उसके अलावा वैक्सेज हैं एंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड सिलिका. ठीक है, उसके अलावा मिडल लैमेला देख लें. मिडल लैमेला के 2 सेल्स के मिड में एक वॉल टाइप होती है जिसको मिडल लैमेला कहते हैं. ये 2 सेल हैं और ये भी सेल है, और इसके मिड में जो है वो मिडल लैमेला है. कंपोजिशन देख लें इसकी, पेक्टिन, पैक्टिक एसिड, साल्ट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम. लोकेशन के बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल्स, स्टिकी इन नेचर. ठीक है,
फंक्शन ऑफ सेल वॉल देख लें आप, प्रोवाइड करती है सपोर्ट, शेप एंड रिजिडिटी, ठीक है। उसके अलावा टर्गर प्रेशर मेंटेन करती है जो कि वैक्यूल क्रिएट करता है, उसको मेंटेन करती है, सेल रप्चर से बचाती है, ठीक है। ऑस्मोलाइसिस को प्रिवेंट करती है। सेल वॉल डू नॉट एक्ट एज बैरियर, बैरियर के तौर पे एक्ट नहीं करती, कुछ सब्सटेंस इंटर कर सकते हैं और कुछ जो है वो नहीं कर सकते। सेल वॉल ट्रांसपोर्ट एपोप्लास्ट पाथवे, सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रांसपोर्ट विच इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लें, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्रेजेंट होती है, एमसीक्यूज है, सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड न्यूक्लियस में। बेस्ट टू डिफाइन अ सेल इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल और प्रोटोजोम की आउटर बाउंड्री यही है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। कंपोजिशन देख लें इसकी, लिपिड्स जो है वो 20 to 40%, प्रोटीन 60 to 80%, कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1%, ठीक है। लिपिड जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क लिपिड प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोटीन 60 to 80%, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है, ठीक है। एंड कार्बोहाइड्रेट इज लेस देन 1%। ओके, नेक्स्ट लिपिड देख लें। फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता। फॉस्फोलिपिड्स जो है इनको ये लिपिड के स्ट्रक्चर के तौर पे डिफाइन किए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या है, जिसमें एक ग्लाइसरोल है, 2 फैटी एसिड्स हैं, एक फॉस्फेट आयन है और एक नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है। 2 लेयर्स हैं, लिपिड बाइलेयर जिनको आप कहते हैं। बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके अलावा ये 2 पॉइंट हैं, ये नोट डाउन कर लें आप। मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जितना अनसेचुरेटेड होगा फैटी एसिड उतनी फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा होगी, और जितनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी उतनी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स जिनमें डबल बॉन्ड ज़्यादा हों, ठीक है। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतनी फ्लूइडिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ज़्यादा होगी, और जितनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी उतनी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके अलावा बैरियर फॉर मोस्ट ऑफ दी सब्सटेंस के लिए बैरियर के तौर पे एक्ट करता है, सब्सटेंस को इजीली पास आउट नहीं होने देता। कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं जो पास आउट कर सकते हैं। इसके अलावा लिपिड जब प्रोटीन के साथ मिलेगा उसको लाइपोप्रोटीन कहेंगे या लिपोप्रोटीन, और जब कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलेगा तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है, इसको देख लें। एब्सेंट प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में जस्ट प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। मेंटेन करता है फ्लूइडिटी एट लो टेम्परेचर पे, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। सिंबल देख लें फॉस्फोलिपिड्स का। हेड है एक जो हाइड्रोफिलिक है, एंड टेल हैं 2 जो कि हाइड्रोफोबिक है। हेड हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, एंड हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटेड, जो डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये लिपिड बाई लेयर है, आपको पता है, आपने बहुत पहले भी इसको स्टडी किया हुआ है 11th-12th में। ये लिपिड बाई लेयर है, एंड ये प्रोटीन है और ये भी प्रोटीन है। ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना के दे दूँ ये वाला इतना सा, और आपसे पूछूं कि आउटर और इनर साइड कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? देखिए, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है ये जो है वो आउटर सरफेस पे अपीयर होंगे, ठीक है। तो ये जहाँ पे जिस साइड पे ये होंगे इट मीन्स डैट कि वो आउटर साइड है, ठीक है। इधर मेंशन भी है, ये आउटर साइड है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की चैन है और ये ग्लाइकोलिपिड की चैन है। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों है? क्योंकि प्रोटीन के साथ अटैच है, ये प्रोटीन है, इसके साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड। ये लिखा हुआ है, दिस कार्बोहाइड्रेट चैन इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। इसके अलावा ये हाइड्रोफोबिक रीजन है और ये जो है वो हाइड्रोफिलिक है, ये वाली सर्कल्स हैं जो। इसके अलावा प्रोटीन्स इसकी इसमें जो है वो 2 टाइप्स की है, एक इंट्रिंसिक है और एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल कौन सी है? जो कि दोनों चैन के अंदर आती है, जैसे ये वाली है, ये इसमें भी आ रही है, इस वाली चैन में भी आ रही है और इस वाली में भी आ रही है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक है। इसके अलावा प्रोटीन्स इसकी इसमें जो है वो 2 टाइप्स की है, एक इंट्रिंसिक है और एक एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक और इंटीग्रल कौन सी है? जो कि दोनों चैन के अंदर आती है, जैसे ये वाली है, इसमें भी आ रही है, इस वाली चैन में भी आ रही है और इस वाली में भी आ रही है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक है।
ये मेंशन भी है प्रेजेंट इन बोथ लिपिड लेयर्स, कोवलेंट लिंकेज करती है सब्सटेंस के साथ ही, ठीक है। उसके अलावा एक्सट्रिंसिक जो है वो एक चैन में, जैसे ये वाली प्रोटीन है ये सिर्फ एक ही चैन में है ना। एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल कहते हैं इन वन मेम्ब्रेन ओनली, इन वन चैन ओनली। साइटोप्लाज्मिक साइड है ये वाली। तो फंक्शन देख लें, प्रोटीन के फंक्शन है ये। ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू चैनल, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन और पंप के तौर पे एक्ट करती है। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, रिसेप्टर्स आर प्रोटीन, एंटीजेंस आर प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट देख लें, एक मोनोसेक्राइड्स हैं, ओलिगोसेक्राइड्स हैं एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड सिंगल सेक्राइड यूनिट, ओलिगोसेक्राइड 2 to 10 सेक्राइड यूनिट्स एंड पॉलीसेक्राइड मोर देन 10 सेक्राइड यूनिट्स आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, ये एमसीक्यू नोट डाउन कर लें, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स, बिकॉज ये लिखे हुए हैं ये कार्बोहाइड्रेट है। ओलिगोसेक्राइड के 2 to 10, ये सिंगल सेक्राइड यूनिट भी नहीं है और मोर देन 10 भी नहीं है, तो ये बेसिकली ओलिगोसेक्राइड्स हैं। तो एमसीक्यूज आए अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं तो वो आप बताएंगे ओलिगोसेक्राइड्स हैं। लिपिड के साथ लगे हों तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन के साथ लगे हों तो ग्लाइकोप्रोटीन। सेल सरफेस मार्कर के तौर पे एक्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ब्लड ग्रुप एग्जांपल है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल करते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लें, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दो का डिफरेंस देख लें। सेपरेशन, सेमी परमिएबल क्या करती है? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। एंड सेलेक्टिवली परमिएबल क्या करती है? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नेचर, चार्ज और पोलैरिटी, ठीक है। होम्योस्टेसिस ऑफ सेल, होम्योस्टेसिस करती है सेल की, मेंटेन करती है, बैलेंस रखती है, न्यूट्रिएंट साल्ट्स वगैरह बैलेंस रखती है। बैरियर के तौर पे एक्ट करती है। ट्रांसपोर्ट करती है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन करती है, जैसे नर्व सेल्स में सार्कोलेमा उसकी मेम्ब्रेन को कहते हैं, स्केलेटल मसल सेल्स के। तो उसके अंदर कैल्शियम आयन और वो सारी कहानी जो आपने स्टडी की थी वो करती है, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करती है। अच्छा, इसके मॉडल जो है वो दो हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है एक, एंड सेकंड वन इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक क्या है? 2 लिपिड लेयर्स, प्रोटीन एम्बेडेड इन मोज़ेक मैनर, रूम टेम्परेचर में फ्लूइडिटी होती है, आपने ये करा हुआ है। नेक्स्ट यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, जिसमें प्रोटीन जो है वो पेरिफेरल होती है और बीच में जो है वो 2 चैन होती हैं। इन दो मॉडल्स में सिमिलरिटी क्या है? लिपिड बाइलेयर दोनों में है। डिफरेंस किधर आता है? प्रोटीन की डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें एम्बेडेड होती है चैन्स के अंदर और इसमें पेरिफेरल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट देख लें आप, एक पैसिव है एक एक्टिव है। पैसिव जिसको एनर्जी की नहीं ज़रूरत होती, ऑटोमेटिकली हाई टू लो की तरफ जाती है, हाई टू लो, और डाउन हिल मूवमेंट होती है, डाउन हिल की तरफ मूवमेंट होती है, अलोंग दी ग्रेडियंट होती है, ग्रेडियंट के अलोंग होती है। एक्टिव क्या है? जिसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, नीड एनर्जी, लो टू हाई की जाती है। हाई टू लो तो आ जाएगा, लेकिन लो टू हाई जाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। अप हिल मूवमेंट होगी, जैसे नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। एंड इफ़ स्लोप अगर नीचे की साइड पे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपको एनर्जी नहीं चाहिए होगी, बल्कि आपको पे ऑटोमेटिकली एनर्जी लगने लग जाएगी और आप जो है वो स्पीड से नीचे उतरेंगे। एंड अगर आप स्लोप के ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको एनर्जी रिक्वायर होगी, आपको जोर लगा के चढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा अगेंस्ट द ग्रेडियंट होती है, ठीक है। सॉल्वेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल इज़ वाटर। हर लिविंग सेल का सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। अच्छा, ये पॉइंट्स देख लें। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ऑस्मोसिस कहलाता है। मूवमेंट ऑफ सोल्यूट कंसनट्रेशन फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट ये ट्रांसपोर्ट से की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग देख लें। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आपको वैसे गिचमिच लग रही होगी, लेकिन अभी एक्सप्लेन करूँगा तो आप गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, सॉल्वेंट है H2O लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म। सॉल्वेंट हाई कंसनट्रेशन है, हाई की से लो की तरफ जा रही है। आ रही किधर से है? लिपिड की चैन में से गुजर के आ रही है, हाई टू लो। दीज आर कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। सोल्यूट है नॉन पोलर O2 एग्जाम्पल CO2, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन किधर से आ रही है? लिपिड की लेयर से आ रही है। लो सिंपल डिफ्यूजन। सोल्यूट है तो
डिफ्यूजन, अगर सॉल्वेंट है तो ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके अलावा ये सल्यूट है, ये भी वही सल्यूट है, पोलर चार्ज, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन आ रहा है, लेकिन किसके थ्रू आ रहा है, चैनल प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। तो ये कहलाएगा चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसी तरह ये भी गेटेड चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये गेटेड चैनल है इसलिए इसके साथ गेट लग जाए, गेटेड चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके अलावा ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू आ रही है, तो कैरियर मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये इसका नाम हो जाएगा। हाई टू लो, याद रहे ये हाई से लो आ रहे हैं सारे, ये सारी जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, यहाँ तक ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। उसके अलावा ये पंप आ गया, पंप मेडिएटेड आ गया, सल्यूट है वही पोलर नॉन पोलर, लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ जा रही है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, लो से हाई की तरफ आ रही है, एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है पंप के थ्रू। पंप क्या करता है, पंप बेसिकली एटीपी यूज़ करके और लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ भेजता है सब्सटेंस को और एनर्जी यूज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट है जी एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर किसी सब्सटेंस का जाना। आउटसाइड सेल है, इनसाइड सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिक्विड मटेरियल जाएगा इनसाइड, पिनोसाइटोसिस कहलाएगा। लिक्विड है, एंडोसोम है बेसिकली, और इसको लिक्विड है अगर अंदर तो पिनोसोम्स कहेंगे। सॉलिड जाएगा तो फेगोसाइटोसिस होगी, और इसके अंदर सॉलिड है अगर तो एंडोसोम है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर सॉलिड है तो फेगोसोम कहेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सोसाइटोसिस, इनसाइड ऑफ सेल आउटसाइड ऑफ सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब्सटेंस एक्सोसाइटोसिस सेल के साथ इन्वेजिनेट करके बाहर की तरफ जाएगा। इस तरह सब्सटेंस डायरेक्ट भी जा सकता है, सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल भी जा सकता है, इन्वेजिनेट करेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ और फ्यूज़ विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बाहर चला जाएगा। एग्जांपल इसकी देख लें, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो नर्व इम्पल्स वाले चैप्टर में आप लोगों ने स्टडी किया था, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कैसे होती है, वो बाइंड करता है कैल्शियम आयन, तो साइनेप्टिक लेफ्ट में वो सारी कहानी जो थी वो इसकी एग्जांपल में आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइबोसोम। राइबोसोम देख लें, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट है इसमें, एग्जिस्ट एज फ्री भी एग्जिस्ट करता है, और अटैच किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच में एग्जिस्ट करता है, और फ्री में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस देख लें, साइटोप्लाज्म में होते हैं, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम, ठीक है। एंड यूकैरियोट्स में भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इसके साथ जो है वो अटैच विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होती हैं। सब यूनिट इसमें स्मॉल है, 50s एंड 30s, ये बेसिकली इस के साइज़ हैं, राइबोसोम के सब यूनिट के साइज़ हैं कि कितने साइज़ पे उसको स्पिन किया गया था। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन का बेसिकली यूनिट है, कितनी स्पीड का यूनिट है कि जितना किस स्पीड पे उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया था। तो डिफरेंट स्पीड जो है वो डिफरेंट साइज़ देती है, इसलिए 50 और 30s के राइबोसोम है जो कि मिल के 70s बनते हैं, और इनको अटैच कराने में एक आयन रिक्वायर होता है जो कि मैग्नीशियम आयन है, हेल्प फॉर अटैचमेंट ऑफ बोथ यूनिट ऑफ राइबोसोम। साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, साइटोप्लाज्म से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म से बनते हैं। यूकैरियोट्स में देख लें 60 और 40s है साइज इनका, और कलेक्टिवली जो 80s राइबोसोम। और साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है इसमें, न्यूक्लियोलस, इधर जो है वो न्यूक्लियोलस है, क्योंकि यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, तो ये न्यूक्लियोलस से बनता है। नेक्स्ट देख लें, पॉलीजोम किसे कहते हैं। पॉलीजोम क्या है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, प्रीवियस सिंडिकेट्स में आया था। पॉलीजोम्स क्या है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम वर्क ऑन सिंगल मैसेंजर RNA, सिंगल मैसेंजर RNA पे वर्क करते हैं। ये ग्रुप ऑफ राइबोसोम कलेक्टिवली वर्क करते हैं एक सिंगल मैसेंजर RNA पे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है जी, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, नेटवर्क ऑफ चैनल है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करता है। ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ये एक्सटेंड किया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्प्रेड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म में, सारे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुआ होता है। टाइप्स देख लें इसकी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों है, अटैच राइबोसोम अटैच है इसलिए रफ अपीयरेंस है, और विदाउट राइबोसोम जो है वो स्मूथ अपीयरेंस है, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन क्या है इसके जी,
हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा इसके फंक्शन देख लें, लिपिड सिंथेसिस करता है, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन, आगे इसका MCQs भी है। उसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन करता है। उसके अलावा नर्व इम्पल्स कंडक्शन करता है, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करता है, कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करता है, और फिर वो सारी कहानी थी जो। उसके अलावा मसल सेल्स स्टोर करता है कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट इन मसल सेल्स में, ये जो है वो स्टोर करते हैं। हाँ यही लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है। मसल सेल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेसिकली वो स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है। इन दोनों का कलेक्टिव फंक्शन क्या है? स्मूथ और रफ का कलेक्टिव फंक्शन है जी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेट शेप मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लें MCQs हैं, वेजिकल, फ्लैटन, ट्यूबुलर एंड ऑल। इसका MCQs आप खुद लिख लें या इमेजिन कर लें क्या होगा कि फ्लैटन शेप किसकी है? रफ एंडोप्लाज्मिक। विच वन हैव रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ शेप, दीज ऑप्शन 4। तो आप क्या करेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फ्लैटेंड शेप है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूबुलर शेप है, ठीक है। उसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है जिसमें स्टूडेंट मोस्टली कंफ्यूज कर जाते हैं, क्रिस्टी और सिस्टर नहीं, इसको मिक्स अप कर देते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उसकी कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। इनर फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्रिस्टी कहते हैं, जबकि गोल्जी एपरेटस की इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग है उसे कहते हैं सिस्टर्नी। मेम्ब्रेन डिस्क है जो, उसकी मेम्ब्रेन को सिस्टर्नी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन इन इंटरस्टिशियल सेल्स? मेल के टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन होती है वो कौन उसकी फॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबल है? तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली लिपिड्स इन नेचर है, ये मेंशन हुआ है, लिपिड्स इन नेचर है। तो लिपिड की सिंथेसिस कौन करता था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिपिड की सिंथेसिस ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, तो इसलिए इसका ये बेस्ट ऑप्शन है C। नेक्स्ट टॉपिक है जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स नोट्स लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा तो आपको बहुत इजी लगेंगे और आपको समझ आएंगे। ये देख लें जी, ये न्यूक्लियस है सबसे पहले और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच में ये सारी कहानी चल रही है, ठीक है। न्यूक्लियस देख लें, न्यूक्लियस के साथ अटैच है क्या है जी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। इसको मैं स्मॉल एब्रीविएशन से यूज़ करूँगा। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बिकॉज लेक्चर काफ़ी लंबा है और पूरा चैप्टर मैंने आज डिस्कस करना है इस वीडियो में, सो इसलिए टाइम भी शॉर्ट है, और इसलिए अगर आपको कोई इशू हुआ तो आप स्लो कर दीजिएगा। बट आई ट्राई कि आप मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पीड लगा दी है, तो बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको समझ आए इन चीज़ों की, ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ। तो ये राइबोसोम है, RER अटैच है इसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ ER जो है वो अटैच है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक है, ट्यूबुलर है, और ये फ्लैटेंड है जिसकी शेप आपसे डिस्कस की थी अभी थोड़ी देर पहले। ये राइबोसोम अटैच है इसके साथ, और इसके साथ राइबोसोम नहीं है, ये स्मूथ है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन आगे जाती है, ट्रांसपोर्ट करते हैं RER, और थ्रू SCR के थ्रू बह जाती है वेजिकल की फॉर्म में, इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट वेजिकल, जो रफ एंडोप्लाज्मिक से पास आउट होके बाहर साइटोप्लाज्म में आती है, वो ट्रांसपोर्ट वेजिकल है। उसके अलावा आ जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसको आप पहले डिस्कस कर लें, गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी एपरेटस क्या है, गोल्जी वेजिकल क्या है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या है। गोल्जी बॉडी क्या है? ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सिंगल यूनिट जो है ये गोल्जी बॉडी है, और ये जो सारा है ये गोल्जी एपरेटस प्लस गोल्जी वेजिकल इसको कहेंगे। तो ये गोल्जी एपरेटस है, और इस तीनों को जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इधर आएगी ट्रांसपोर्ट वेजिकल, इसके साथ अटैच होगा, ये इधर से ट्रांसपोर्ट करेगा शटल, ये जो मैसेज ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसके थ्रू गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू, इसको शटल कहेंगे। एसोसिएटेड वेजिकल भी कह सकते हैं इसको, एसोसिएटेड वेजिकल, और इसके थ्रू पास आउट होता होता ये टूवर्ड्स कॉन्केव साइड की तरफ आता है, ट्रांसफेज की साइड पे आता है। और इसको पहले देख लें, ये इसका ट्रांसफेज है और ये इसका सिस फेज है, ठीक है। इनके चार नाम है, कॉन्वेक्स भी कहते हैं इसको, कॉन्वेक्स शेप है ना, जैसे आपने वो
लेंस पढ़े थे फिजिक्स में, ये जो शेप है ये कॉन्वेक्स लेंस की शेप है। तो कन्वेक्स शेप है, सिस फेज इसको कहेंगे, आउटर फेज भी कहेंगे और फॉर्मिंग फेज भी कहेंगे, यहाँ से बनना शुरू होता है, ठीक है। और ये जो है ये वाली जो फेस है ये कॉनकेव साइड है, ट्रांस फेज कहेंगे, इनर साइड कहेंगे, और मिच्योरिंग फेज यहाँ पे आगे मिच्योर हो जाता है, प्रोटीन या जो भी सब्सटेंस हो वो मिच्योर हो जाता है। तो इधर आएगा, इधर से जो रिलीज़ होगा उसे कहेंगे गोल्जी वेजिकल, ठीक है। ये जो है ट्रांसपोर्ट हुई है, सिंपल ट्रांसपोर्ट वेजिकल इसको कहेंगे। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो रिलीज़ होगा उसके बाद साइटोप्लाज्म में उसको कहेंगे गोल्जी वेजिकल, ठीक है। ये गोल्जी वेजिकल होगी। उसके बाद गोल्जी वेजिकल, इसके बाद सिक्रीटरी ग्रेन्यूल भी कह सकते हैं इसको, एंड देन जो है वो अच्छा, ये सारे जो है ये ऑप्शन है, इन सब में से कोई भी ऑप्शन ये अडॉप्ट कर सकता है। या तो ये आएगा सम टाइम्स लिखा हुआ है, सम टाइम ये आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इन्वेजिनेट करके और सेल से बाहर जाके एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करेगा, ठीक है। या फिर फूड इंटर होगा, फूड सॉलिड फैगोसाइटोसिस जो हमने प्रोसेस पढ़ा था उसके थ्रू इंटर होगा और इस गोल्जी वेजी के साथ फ्यूज़ करेगा और ये एक सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। ये जो है प्राइमरी लाइसोसोम है, जो गोल्जी वेजिकल है ना उसको प्राइमरी लाइसोसोम भी कहते हैं। ब्रेक डाउन एंजाइम बिफोर एंजाइम एक्टिवेटर, बिफोर एंजाइम इसके एक्टिव नहीं हुए, अभी एक्टिवेट नहीं हुए, उससे पहले जो है वो उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे, ठीक है। और जब फूड वैक्यूल के साथ मिल जाएगा, फूड बाय से फैगोसाइटोसिस के थ्रू आएगा, इसके साथ मिल जाएगा जब, फिर ये कहलाएगा, ये इधर से जो है वो आपने इधर शिफ्ट करना है, ये फिर कहलाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम डाइजेस्टिव वैक्यूल, सेकेंड नेम। लाइसोसोम स्टार्ट इट्स फंक्शन देन, अब जो है वो लाइसोसोम ने फंक्शन स्टार्ट किया। पहले लाइसोसोम के एंजाइम जो है वो इनएक्टिव थे, एक्टिव नहीं हुए थे। एक्टिव होने से पहले जो है उसे प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे, जब एक्टिव होके डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी तो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। और ये जो है ये डाइजेशन जो है ये इंट्रासेलुलर है, ठीक है। ये वाली जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर है ये, और वो जो है वो इंट्रासेलुलर है क्योंकि सेल के अंदर है, ये सेल के बाहर है। उसके अलावा डिफेंस रोल जो है वो इसका ये है कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक कोई भी सब्सटेंस वो एंटर होगा तो ये इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगा। लाइसोसोम गोल्जी वेजिकल जो है वो इसके साथ फ्यूज़ करके उसको ख़त्म कर देगी, उसको तबाह कर देगी और वो अफेक्ट नहीं करने देगी उसको सेल में। यस, उधर से आपने इधर मूव करना है। ये जब बैक्टीरिया कोई भी अंदर होगा तो ये ग्रीन लाइन जो है ये इसका नेक्स्ट पोर्शन है, इधर से जब अंदर आएगा इसके साथ मिलके इसको ख़त्म करेगा और ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंडरी लाइसोसोम ऑटोफैगोसोम्स कर देगा। अब ऑटोफैगोसोम एक प्रोसेस है जिसमें वो अपने पूरा का पूरा वेजिकल जो है वो तबाह हो जाता है, उसको ख़त्म कर देता है, रप्चर करके उसको ख़त्म कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लें, इसका फंक्शन देख लें। सिक्रीशन करता है, सिक्रीटरी पाथवे इसका, ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्रीटरी पाथवे ये इस तरह से मूव कर रहा है। राइबोसोम्स सबसे पहले राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम के पास है प्रोटीन, राइबोसोम बनाता है, उसके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड पोर्शन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये रफ है, ठीक है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, उसके बाद स्मूथ है। ये पाथवे चल रहा है एक सिक्रीशन का। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट वेजिकल, ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल बन गई है जब रिलीज़ होती है साइटोप्लाज्म में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पास आउट होगी। उसके अलावा गोल्जी अपरेटस में जाती है, गोल्जी अपरेटस से जब रिलीज़ होती है तो वो गोल्जी वेजिकल आती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लें मॉडिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ग्लाइकोसाइलेशन, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देता है जिससे वो मॉडिफाई कर सकते हैं। ये बेसिकली फंक्शन डिस्कस हो रहे हैं गोल्जी अपरेटस के, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेशन कॉज करता है जो कि है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के साथ होगा तो ग्लाइकोलिपिड होगा और प्रोटीन के साथ होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन। प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन होती है
ये जो वेजिकल होती हैं ये आपस में इकट्ठी होकर एक लाइन में इकट्ठी होती हैं, उसके बाद फ्यूज़ करती हैं आपस में, और फ्रेगमोप्लास्ट इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इसका नाम है। और वो जो है वो सेल वॉल बन जाती है, प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन। ऑर्गेनेलीज फॉर्मेशन, जैसे लाइसोसोम एक ऑर्गेनेली है, इसकी फॉर्मेशन होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। Okay students, this is all about the first part of cell structure and function. The second part will upload soon. If you like the lecture, please click on the like button and subscribe the channel, and also click the bell icon to keep yourself tuned of my next lectures. Thank you very much. Allah Hafiz. Just relax with the music.